हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको पढ़ना है नाड़ी परीक्षा, जो कि हमारा अष्ट स्थान परीक्षा या अष्टविध परीक्षा का पहला टॉपिक है और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आचार्यों ने नाड़ी परीक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताया अष्टविध परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाड़ी परीक्षा। नाड़ी परीक्षा का विस्तृत वर्णन योग रत्नाकर ग्रंथ के साथ साथ सारंगधर संहिता में भी मिलता है। तो नाड़ी परीक्षा का जो विस्तृत वर्णन मिलता है वो योग रत्नाकर अथवा सारंगधर संहिता में भी मिलता है। ठीक है, सारंगधर संहिता में नाड़ी को स्पष्ट करते हुए बताया है कि हाथ के अंगुष्ठ के मूल में जो धमनी होती है वह जीव सांछड़ी है तथा इसकी चेष्टा से जीवन में सुख दुख का ज्ञान किया जा सकता है। सारंगधर संहिता में आचार्य सारंगधर ने बताया है कि हाथ के अंगुष्ठ के मूल में जो धमनी होती है वह जीव सांछड़ी है तथा इसकी चेष्टा से, इसके चलते रहने से जीवन में सुख दुख का ज्ञान किया जा सकता है। ठीक, ये इसके लिए श्लोक दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद है हमारा नाड़ी के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो नाड़ी के पर्यायवाची शब्द जो हैं वो हैं स्नायु, नाड़ी, हंसी, धमनी, धरणी, धरा, तंतु की और जीवन ज्ञाना आदि। तो स्नायु, नाड़ी, हंसी, धमनी, धरणी, धरा, तंतु की और जीव ज्ञाना आदि। ठीक है, ये हो गए नाड़ी के पर्यायवाची या नाड़ी के पर्यास। अब देखते हैं नाड़ी परीक्षा से पूर्व आवश्यक सावधानियाँ। नाड़ी परीक्षा करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि वैद्य रोगी की नाड़ी परीक्षा करते समय अपने दाहिने हाथ से रोगी के दाहिने हाथ के अंगूठे के नीचे जड़ भाग में स्पर्श करें। ठीक है, तो सर्वप्रथम चिकित्सक को चाहिए कि वो अपने राइट हैंड से या दाहिने हाथ से रोगी के दाहिने हाथ मतलब पेशेंट के दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड के अंगूठे के नीचे मतलब थंब के नीचे जड़ भाग में स्पर्श करें। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो दिया गया है कि नाड़ी परीक्षा का सर्वोत्तम काल प्रातः काल है, जब रोगी शौच आदि कार्यों से निवृत्त हो चुका हो तथा उसने भोजन ग्रहण नहीं किया हो। ठीक है, जो नाड़ी का परीक्षा का सर्वोत्तम काल जो बताया गया वो प्रातः काल बताया गया है, जब रोगी जो होता है वो शौच आदि कार्यों से निवृत्त हो चुका हो, मतलब शौच आदि कार्य कर चुका हो तथा उसने भोजन को ग्रहण नहीं किया, भोजन का सेवन नहीं किया, तो उस समय नाड़ी परीक्षा का सर्वोत्तम काल बताया गया। ठीक, तीसरा पॉइंट बताया गया है कि वैद्य रोगी के दाहिने हाथ की नाड़ी को स्थित चित्त, शांत आत्मा और मन से उंगलियों द्वारा स्पर्श करे। तो वैद्य जो रोगी के दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड को की नाड़ी को स्थित मतलब स्थिर रहकर चित्त, कॉन्शियस तथा शांत आत्मा और मन से अंगुलियों द्वारा स्पर्श करे। ठीक है, मतलब एकदम एक्टिव होके। चौथा पॉइंट जो दिया गया है वो ये है कि स्त्रियों के बाएं हाथ की नाड़ी तथा पुरुषों के दाएं हाथ की नाड़ी की परीक्षा करनी चाहिए। तो स्त्रियों में, फीमेल्स में लेफ्ट हैंड की नाड़ी की परीक्षा पल्स लेनी चाहिए और मेल्स में राइट हैंड की पल्स लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसा बताया गया है। पांचवा जो है वो है कि वैद्य नाड़ी की परीक्षा 3 बार करे, नाड़ी पकड़कर छोड़ता जावे तथा मन व बुद्धि से पूर्ण विचार करे। वैद्य को चाहिए कि नाड़ी की परीक्षा 3 बार करे और नाड़ी पकड़कर छोड़ता जाए तथा उसको मन व बुद्धि से पूर्ण विचार करे। छठवां पॉइंट दिया गया है वो कि वैद्य अपनी तीनों अंगुलियों से नाड़ी पकड़कर क्रम से वात, पित्त आदि तीनों दोषों से होने वाले दोष तथा नाड़ी की मंद, मध्य व तीक्ष्ण गति तथा तीनों दोषों वाली गति का लक्ष्य करे। ठीक है, तो वैद्य अपनी तीनों उंगलियों से नाड़ी पकड़कर क्रम से वात, पित्त तथा कफ तीनों दोषों से होने वाले दोष तथा नाड़ी की मंद, मध्य व तीक्ष्ण गति तथा तीनों दोषों वाली गति का लक्ष्य करे। ठीक है, तो वैद्य को चाहिए कि वो तीनों दोषों से होने वाले दोष तथा नाड़ी की गति और दोष से होने वाले नाड़ी में जो गति के विकार होते हैं वो उसका ऑब्जर्वेशन करे, उसका ज्ञान प्राप्त करे। ठीक है, अब देखते हैं नाड़ी परीक्षा वर्जित। तो नाड़ी परीक्षा कब कब नहीं करनी चाहिए और
किस अवस्था में नहीं करनी चाहिए। इसके लिए जो श्लोक दिया गया है योग रत्नावली में नाड़ी परीक्षा अध्याय 2 में, वो ये है कि सद्या स्नातस्य भुक्तस्य तथा स्नेह वगाहिना क्षुत्रिशतस्य सुप्तस्य नाड़ी सम्यग् न बुध्यते। सद्या स्नातस्य भुक्तस्य तथा स्नेह वगाहिना क्षुत्रिशतस्य सुप्तस्य स्थित नाड़ी सम्यग् न बुध्यते। तो तुरंत स्नान किए हुए, दूसरा भोजन किए हुए, तैल मर्दन किए हुए, भूखे रहने पर, तृष्णा से पीड़ित, सोए हुए तथा सोकर उठे हुए आदि की नाड़ी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया नाड़ी परीक्षा वर्जित। अब देखते हैं हम दोष अनुसार नाड़ी गति। ठीक है, तो सबसे पहला है कि वात की नाड़ी की गति सर्प जलौका वत टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। जो वात की नाड़ी की गति होती है वो सर्प जलौका वत या सर्प जलौका के जैसे टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। दूसरा जो है कि पित्त की नाड़ी की गति जो होती है वो कुलिंग, काक, लावक और मंडूक वत चंचल गति की होती है। पित्त की नाड़ी की गति जो होती है वो चंचल गति की होती है, जैसे मेढक, मंडूक मेढक, लावक और काक मुर्गे के समान चंचल गति, मतलब जल्दी जल्दी चलती है। कफ की नाड़ी की गति जो होती है हंस, परावत, कपोट व कुक्कुट की तरह मंद गति की होती है। यहाँ पे काक जो है कौवे के लिए था। तो कफ की नाड़ी की गति जो होती है वो हंस, परावत, कपोट व कुक्कुट की तरह मंद गति की होती है, धीरे धीरे चलती है। जो कफ की नाड़ी की गति होती है वो मंद गति की होती है। पित्त की नाड़ी की गति चंचल होती है और वात की नाड़ी की गति सर्प की तरह टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। चौथा जो है सन्निपात की नाड़ी गति वो होती है लाव तित्तिर के समान। सारंग के अनुसार काष्ठ कुतर मतलब कटफोड़वे के समान अत्यंत वेगवान व बीच बीच में रुक जाती है। तो सन्निपात में जिसमें तीनों दोष सम्मिलित हों, वात, पित्त और कफ की नाड़ी की गति एक साथ जो होती है वो लाव तित्तिर के समान, काष्ठ कुटर मतलब कटफोड़वे के समान अत्यंत वेगवान मतलब बहुत तेज़ी से चलती है और बीच बीच में रुक जाती है। ठीक, तो हो गया हमारा वात, पित्त, कफ और सन्निपात की नाड़ी की गति। अब विभिन्न रोग अवस्था में नाड़ी की गति। ज्वर में जो होती है नाड़ी की गति वो उष्ण व वेग वाली होती है। चिंता या भय में वो क्षीण होती है, एकदम कम हो जाती है। भूखे मनुष्य में चंचल होती है। काम क्रोध में वेगवती होती है। मंद अग्नि व धातु क्षीण में मंदगामिनी होती है। और भोजन में तृप्त वो स्थिर होती है। ठीक है, भोजन से तृप्त मतलब भोजन खा के बैठे हैं तो कफ का जो प्रकोप होता है उसके कारण जो जैसे अभी देखा था कि कफ की जो नाड़ी की गति होती है वो स्थिर होती है या मंद गति होती है, उसी प्रकार भोजन से तृप्त व्यक्ति में स्थिर गति की पाई जाती है। भूखे मनुष्य में वात की प्रधानता ज़्यादा रहती है, इसलिए नहीं, भूखे मनुष्य में पित्त की प्रधानता ज़्यादा रहती है, इसलिए चंचल गति की होती है। ऐसे ही सब में रिलेट किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे मूत्र परीक्षा। तब तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो नाड़ी परीक्षा में तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप हमें अपना सजेशन दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।